बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो बहनें सपना और काजल अपनी विधवा माँ सुरेखा के साथ रहा करती थीं। कुछ समय पहले ही सुरेखा के पति की मृत्यु हो जाने की वजह से दोनों बेटियों की जिम्मेदारी सुरेखा के ऊपर आ जाती है। सुरेखा लोगों के कपड़े सिलकर अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी। सुरेखा की बड़ी बेटी सपना वह बहुत ही होशियार और समझदार थी, लेकिन छोटी बेटी काजल वह पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी नहीं थी और अपनी माँ से पैसे लेकर दोस्तों के साथ उड़ाया करती थी, पार्टी क्या करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी जल्दी से आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए, टीचर ने मंगाए हैं। काजल, सपना भी तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ती है, बस तुमसे 2 क्लास आगे है, लेकिन वह तो कभी मुझसे पैसे नहीं मांगती, बस महीने में फीस जमा हो जाती है, लेकिन तुम कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 लेती रहती हो। आखिर तुम्हारी टीचर इतने पैसे मंगाती क्यों है बेटा? अरे यार मम्मी, मुझे क्या पता, टीचर ने कहा कि कल 500 रुपए लेकर आने हैं, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ, तो बस आप मुझे दे दीजिए। बस हमेशा सवाल पे सवाल करती रहती हैं। ऐसा कहकर काजल झूठ बोलकर अपनी माँ से हमेशा पैसे ले जाया करती थी और पार्टी में और अपने दोस्तों के साथ उड़ा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए सपना काजल को देख लेती है और वह काजल से कहती है, काजल, माँ कितनी मेहनत से सिलाई करती हैं, तब जाकर 4 पैसे कमा पाती हैं। वह हमें पढ़ा रही हैं, 2 समय का खाना खिला रही हैं, यही हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, और तुम उनकी मेहनत की कमाई को इस तरह से उड़ा रही हो। प्लीज मत उड़ाओ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाओ ताकि तुम कुछ बनकर माँ की मदद कर सको। ओह हेलो बहन जी, मुझे ज्ञान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और हाँ बहन जी, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, बस 24 घंटे पढ़ती रहूँ और माँ के साथ काम में हाथ बटाऊं। मुझे नहीं जीनी ऐसी बोरियत वाली जिंदगी। तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही काट लूं? मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय ना करूं? मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी करूंगी, जैसे भी मुझे करने के लिए मिलेगा। और मेरी बात कान खोल के सुन, अगर माँ को तूने इस बारे में बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये बात अच्छी तरह से जान लेना। काजल, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है, और ये सब जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है। अगर माँ को मैं भी ना बताऊं तो एक न एक दिन माँ को तुम्हारी सच्चाई पता चल ही जाएगी। अभी भी समय है, संभल जाओ, तुम्हारा ही भला होगा। सपना काजल को समझाकर घर वापस आ जाती है और अपना स्कूल का काम खत्म करने के बाद अपनी माँ के साथ सिलाई करने में और घर के कामों में भी मदद करती है। सुरेखा की सपना लाडली बेटी थी, क्योंकि वह ना तो कभी फालतू पैसे खर्च करवाती थी और हमेशा उसकी मदद किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। स्कूल का रिजल्ट आ जाता है। सपना हमेशा की तरह फर्स्ट आती है और काजल पास भी नहीं हो पाती। जब सुरेखा को पता चलता है कि काजल फेल हो चुकी है तो वह आग बबूला हो जाती है और काजल को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, काजल, तुम फेल कैसे हो सकती हो? अपनी बड़ी बहन को देखो, घर का सारा काम करती है, मेरे साथ सिलाई भी करवाती है, ट्यूशन भी नहीं लगा हुआ, फिर भी फर्स्ट आई है, और एक तुम ट्यूशन भी पढ़ती हो, कोई काम भी नहीं करती, फिर भी फेल हो गई। ऐसा क्यों? मैं कितनी मेहनत करती हूँ, तब जाकर तो स्कूल की फीस जमा हो पाती है। तुम्हें कुछ पता भी है कि कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं? मम्मी, अगर मैं पास नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो पूरी मेहनत की थी, अब स्कूल वालों ने मुझे फेल कर दिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब हमेशा मुझे ही सुनाती रहती है। इस सपना की बच्ची को तो कुछ नहीं कहती, जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और इसे की बेटी हो। अब तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर और कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर काजल घर से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे उसकी कुछ दोस्त मिलती हैं। काजल को इतने गुस्से में देखकर उसकी दोस्त उससे पूछती है तो काजल उनसे कहती है, अरे कुछ नहीं यार, मैंने अपना घर छोड़ दिया। जब देखो माँ चिक 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 करती रहती है। दोस्तों के साथ क्यों घूमती हो, पार्टी क्यों करती हो, पढ़ाई अच्छे से क्यों नहीं करती, और हमेशा उस सपना की बच्ची को लाड प्यार करती है जैसे मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। अपनी बेटी के साथ क्यों कोई ऐसा करता है? इसलिए तो मैंने अपना घर छोड़ दिया। अरे यार काजल, तू भी बेवकूफ की बेवकूफी है। किसी की वजह से तू क्यों घर छोड़े? अगर तेरी माँ तेरी बड़ी बहन से ज्यादा प्यार करती है तो उसे ही रास्ते से हटा दे। उसके बाद तू अकेली रह जाएगी। फिर तेरी माँ सिर्फ तुझसे ही प्यार करेंगी और जो भी पैसे होंगे उन्हें तू ही उड़ाएगी, आपस में बटेंगे भी नहीं। मैं इससे ही कह रही हूँ ना।
अरे हाँ यार काव्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। आखिर मैं क्यों घर को छोड़कर जाऊँ? वह सपना की बच्ची माँ की बहुत लाडली है ना। अब देख सपना की बच्ची, मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। मैंने सुना है हमारी पहाड़ी वाला जो रास्ता है वह बहुत खतरनाक है। बहाने से उसे वहाँ ले जाती हूँ और वहाँ छोड़कर आ जाऊंगी और वह कभी वापस नहीं आएगी। यही ठीक रहेगा, मैं जाती हूँ। इस तरह काजल घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद सपना से कहती है, सपना दीदी, मेरी प्यारी बहन, तू तो बड़ी है। तू जो मुझे समझाने की बातें करती थी सही करती थी, मैं गलत थी। मुझे तुम्हें और माँ को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों को कितना परेशान किया, लेकिन अब मैं सुधरना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने जैसा बनाओगी दीदी? हाँ हाँ काजल, क्यों नहीं। तुम मेरी छोटी बहन हो और सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम सुधरना भी चाहती हो, तो इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। ठीक है चलो, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे घर का खाना नहीं खाना। मेरी दोस्त है ना काव्या, उसके भाई की एंगेजमेंट है, उसने इनवाइट किया है तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। आप चलोगी ना मेरे साथ दीदी? सपना काजल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बेचारी को कहाँ पता था कि उसकी छोटी बहन उसके साथ क्या करने वाली है। वह सीधी सादी काजल के साथ जाने के लिए निकल जाती है और काजल मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। अब भाई का मजा देख। सपना की बच्ची तो कितनी बेवकूफ है, मेरी बातों में यूं ही आ गई। अब मैं तुझे जहाँ लेकर जा रही हूँ ना, वहाँ से तू कभी वापस नहीं आएगी और ना ही मम्मी तेरी कभी तारीफ करेंगी और ना ही कभी मेरी बुराई। हमेशा मुझसे ही लाड प्यार करेंगी, मुझे पैसे उड़ाने के लिए देंगी। बेवकूफ हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल में कैद हो जाएगी। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर काजल बहुत खुश हो रही थी। बहुत देर हो जाती है, चलते चलते रात भी बहुत ज्यादा हो जाती है। घना जंगल आ जाता है, डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी, जानवरों की भी बोलने की आवाजें आ रही थी। तभी सपना काजल से कहती है, काजल यह तुम मुझे कहाँ पर लेकर आई हो? ये तो मुझे पहाड़ी वाला इलाका लग रहा है और ये जंगल कितना ज्यादा घना है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कितनी खतरनाक खतरनाक आवाजें आ रही हैं, कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए? तुम्हारे दोस्त का घर कहाँ पर है काजल? सपना काजल से पूछती रहती है, लेकिन काजल सपना को कोई जवाब नहीं देती। चलते चलते एक गुफा आ जाती है और काजल सपना को वहाँ छोड़कर वापस आना चाहती थी, लेकिन तभी वह गुफा बंद हो जाती है। यह देखकर काजल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पर दो सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती हैं। दोनों बहनें ना चाहते हुए भी उन सीढ़ियों पर चढ़ जाती हैं और वह सीधा एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर एक तरफ सोने का चांद था और दूसरी तरफ चांदी का चांद था। यह देखकर सपना और काजल दोनों ही घबरा जाती हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और वह कहती है, जादुई सोने और चांदी के चांद की दुनिया में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। जिस जंगल में तुमने चलना शुरू किया था वहाँ पर कोई भी आने की गलती नहीं करता, फिर तुम क्यों आई हो? चुड़ैल जी आप मुझे छोड़ दो। इस सपना की बच्ची को यहाँ पे रखो, चाहो तो इसे खा भी लेना। मैं तो इसे इस जंगल में छोड़ने आई थी और इसे छोड़कर यहाँ से वापस चली जाती। मुझे पता था कि ये जंगल खतरनाक है, लेकिन मैं तो इसे छोड़कर यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन इस सपना की बच्ची की वजह से मैं यहाँ पर फंस गई। देखो मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो। काजल ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब घर पे जो भी तुमने बातें की वो सब ड्रामा था? तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम मुझे मारना चाहती हो। देखो आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। बस बहुत कर ली तुमने बातें, मुझसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं किसी को खाती नहीं हूँ। बस अपना रौब जमाने के लिए जंगल में ऐसा लिख रखा है कि यह जंगल खतरनाक है। अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम घर भी वापस जा सकती हो। अगर तुम जादुई सोने के चांद का रास्ता चुनोगी तो तुम्हें वहाँ पर बहुत ही सारी धन दौलत मिलेगी, और अगर तुम जादुई चांदी के चांद का रास्ता चुनोगी तो तुम सिर्फ घर ही जा पाओगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन से रास्ते पर जाना चाहोगी।
चुड़ैल जी, मैं तो ज्यादा सोने के चांद के रास्ते पे जाऊंगी, वहाँ की धन दौलत से बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगी, एंजॉय करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी अपने घर उस गरीब वाली जिंदगी में, मुझे नहीं जीना। कोई बेवकूफी होगा जो इतनी सारी धन दौलत छोड़कर ज्यादा चांदी के चांद के रास्ते पे जाएगा। चुड़ैल जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, वही मेरी सारी धन दौलत है। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और अब मैं धन दौलत के लालच में अपनी माँ को इस तरह से अकेला छोड़ दूं? नहीं नहीं, मुझे धन दौलत नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए। इसलिए मैं जादुई चांदी के चांद के रास्ते पर जाकर अपने घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम दोनों के रास्ते खुल चुके हैं, तुम दोनों अपने अपने रास्ते पर जा सकती हो। ऐसा कहकर चुड़ैल काजल के लिए जादुई सोने के चांद का रास्ता खोल देती है, जिस पर वह खुशी खुशी चलना शुरू कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ सपना के लिए जादुई चांदी के चांद का रास्ता खोल देती है, जिस पर सपना भी खुशी खुशी चलना शुरू कर देती है। और कुछ ही देर में सपना सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। काजल जादुई सोने के चांद के रास्ते पर जितना चल रही थी उतना ही खुश हो रही थी, क्योंकि वह जितना आगे जा रही थी धन दौलत की चमक उसे और आगे लेकर जा रही थी, क्योंकि जगह जगह सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, पैसा ही पैसा पड़ा था। यह देखकर काजल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे मैं कितनी ज्यादा समझदार हूँ, मैंने कितना अच्छा फैसला लिया यहाँ पर आकर। कितनी सारी धन दौलत है, इतनी सारी धन दौलत मैं सारी जिंदगी बारिश की तरह बहाऊं तब भी खत्म नहीं होगी। और वहीं दूसरी तरफ मेरी बेवकूफ बहन जादुई चांदी के चांद के रास्ता चुना, जहाँ उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बेवकूफ जाकर गरीबों वाली जिंदगी जिएगी और मैं यहाँ धन दौलत से ऐशी ऐश करूंगी, ऐशी ऐश। ऐसा सोचकर काजल बहुत खुश हो रही थी और वह धन दौलत के लालच में आगे चले जा रही थी और वह चलते चलते एक काली गुफा में पहुंच जाती है। वहां पर काजल को कोई और नजर नहीं आ रहा था और सभी सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात सब गायब हो जाते हैं। काजल बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उस गुफा के अंदर फंस जाती है। तभी एक आवाज आती है, काजल, कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। तुम अपनी बहन को मारना चाहती थी, लेकिन अपने जाल में खुद ही फंस गई। तुम्हें यहाँ से निकलने का एक मौका मिल रहा था, लेकिन तुमने वह भी गंवा दिया धन दौलत की लालच में आकर। तुमसे अच्छी तुम्हारी बहन है, उसने सोने हीरे जवाहरात की धन दौलत का लालच नहीं किया, बल्कि अपनी माँ की ममता की धन दौलत का लालच किया और वह अपनी माँ के पास है। और तुम यहाँ इस काली गुफा में रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। काजल बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह जादुई सोने के चांद की दुनिया से कभी वापस नहीं आती, हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है। काजल को उसके बुरे कर्मों का और लालच का फल बहुत अच्छी तरह मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सपना के अच्छे स्वभाव और उसने लालच नहीं किया, इसलिए वह अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी, भाग जाऊँगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है, थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश, तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है, इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है, जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है
तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूंगी, किसके सहारे रहूंगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में, तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही, अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तो पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी,
आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती हैं और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती हैं और उसके बाद उससे कहती हैं, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया, जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी, इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है, जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना लूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जल्दी सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादे सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी।
मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोना चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।